नमस्ते श्रोतागण, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं हिंदी की लेखिका नंदिता मुखर्जी की कहानी राहु मुक्ति। फुर्ती से दफ्तर में घुसते हुए राहुल के चेहरे पर ऐसी हंसी आई जो मेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं पड़ी। फेडेड जीन्स और ढीली ढाली शर्ट पहने था वह, और उससे दमकते सुंदर चेहरे पर उस क्षण अटक कर रह गई मेरी दृष्टि। उसकी पोशाक पर ईंट और सीमेंट के दाग थे। साइड से लौटकर सीधे मेरे पास आया था वह। कई बार अपने आप से ही ईर्ष्या होती थी मुझे। अपने सौभाग्य पर स्वयं को ही विश्वास नहीं होता था। राहुल जैसे सुदर्शन युवक को मैं कैसे भा गई। सोचने बैठती तो लगता कोई स्वप्न देख रही हूँ। टेबल पर झुककर मेरी नज़र से नज़र मिलाई राहुल ने। उसके चेहरे पर शरारत भरी हंसी थी और आंखों में खुशी की चमक। आज शाम को 6 बजे स्विमिंग पूल पर मुलाकात हो रही है ना? मैं बहुत दिनों से तैरने नहीं गया। मैं भी नहीं गई हूँ। उसका इशारा समझकर उसकी हंसी के जवाब में मैं भी हंस पड़ी। बहुत खूब, कहकर राहुल ने और झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाने की कोशिश की। फिर बगल में बैठे लोगों पर नज़र पड़ते ही उसने अपने को संयत रखते हुए कहा, अभी मुझे फिर साइट पर जाना है। शाम को 4:30 बजे क्लब के फाटक पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर जिस प्रकार आंधी की तरह आया था उसी तरह चला भी गया राहुल। मेरे जीवन में एकाएक धूमकेतु की तरह उदय हुआ था। पिछले कुछ महीनों में हम दोनों के संबंध ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि राहुल के अलावा किसी और के बारे में सोचने का समय ही नहीं था मेरे पास। वैसे कुछ दिन बाद ही सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का कोर्स पूरा करने के लिए मुझे दिल्ली जाकर कॉलेज के हॉस्टल में रहना था। तब राहुल का क्या होगा? अभी तो मैं उससे अलग अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही मुझे एक मौका मिल गया था। यह भी कहा जा सकता है कि दूसरों की तुलना में मैं अधिक भाग्यवान थी। सेक्रेटेरियल कोर्स करने की बात दिमाग में थी। प्रवेश परीक्षा में बैठना था। परीक्षा की तैयारी करते करते मुझे इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई थी। टाइप करने के साथ साथ फाइल और रिकॉर्ड रखने तथा टेलीफोन की हैंडलिंग करने की ट्रेनिंग भी मिल रही थी। आगे चलकर यह सब काम मेरे कैरियर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। इन दिनों इस लाइन में बहुत अच्छा स्कोप है। राहुल हमारी कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर पास की थी। सभी लोग उसकी प्रतिभा का समादर करते थे। मैंने जब उसे पहली बार देखा तभी हल्का सा आकर्षण महसूस किया उसके प्रति। यौवन के सोपान की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हुए पहली बार मैं किसी पुरुष की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुई। मैं जानती थी कि राहुल जैसे युवक के प्रति कोई भी युवती आकर्षित हो सकती है, इसीलिए पहले अपने पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया मैंने। किंतु इस मामले में भी मैं भाग्यशाली साबित हुई। एक दिन राहुल ने ही चुपचाप मुझे अपनी ओर खींच लिया। पिछले 2 महीने बहुत अच्छे से गुजरे हमारे। शाम के वक्त हम कभी टहलने निकल जाते और कभी क्लब पहुंच जाते। कभी कभार शाम के शो में फिल्म देख लेते। वीकेंड में राहुल की गाड़ी पर मैं आसपास के निर्जन ग्रामीण अंचल में सैर सपाटा कराती। बहुत मज़ा आता इसमें। राहुल को लेकर मेरे नारी मन की कामनाएं तिल तिल कर बढ़ने लगी। दोस्ती की सीमा से आगे जहां प्रेम की सीमा शुरू हो जाती है, मैं मोहाविष्ट सी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ चली। जब तक मैं राहुल के ही सपने देखने लगती। हमारे इस संपर्क की परिणति कहाँ जाकर होगी यह कहना कठिन था। अपने कैरियर की खातिर यह शहर छोड़ना मेरे लिए ज़रूरी था। तब राहुल को भी छोड़ना होगा। क्या मैं सह पाऊंगी उसका बिछोह? ठीक 4:30 बजे राहुल मुझे क्लब के फाटक पर मिल गया। समाप्त होती हुई गर्मी का अवसाद हमने कुछ देर तक तैर कर दूर किया। तैराकी में राहुल से होड़ करना मेरे लिए असाध्य था। कुछ देर बाद ही मेरे हाथ पैर शिथिल होने लगे। थकावट के कारण मैं इस तरह तैरने लगी कि शरीर पानी पर उतराता रहे। राहुल ने तैरते हुए
ही पानी में डुबकी मारी और मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों पर उठा लिया। मैं चिल्ला पड़ी, छोड़ो शरारती कहीं के। उसकी बाहों से छूटना क्या आसान था। उसने उसी तरह अपनी बाहों में थामे थामे ही मुझे कई बार पानी के गोते खिलाए। उसके शरीर के स्पर्श से एक सनसनी सी दौड़ गई। मैं कोई प्रतिवाद नहीं कर पाई। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका स्पर्श और पानी की छप छप आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। थकावट जाने कहाँ गायब हो गई और स्फूर्ति की लहर दौड़ गई सारे शरीर में। तैरने के बाद राहुल ने कॉफ़ी पार्लर में चलने की जिद की। लाचार हो उसकी बात मुझे माननी पड़ी। जो हल्का सा नशा छा गया था, उसके बाद कॉफ़ी पीने के बहाने या आज के लिए राहुल से विदाई लेने से पहले मैं भी कुछ देर के लिए उसका संग पाना चाहती थी। चीज़ बर्गर, चिप्स और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर हम दोनों आमने सामने बैठ गए। अब मेरे सामने जो राहुल बैठा था वह थोड़ी देर पहले के स्विमिंग पूल वाले राहुल से भिन्न था। एकदम गंभीर, बिल्कुल शांत। नाश्ता आया, राहुल बिना कुछ कहे खाने लगा। फिर अचानक कशिश भरी नज़र से मेरी तरफ देखकर उसने कहा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है श्रावणी। मैं लगातार उसी की तरफ देख रही थी इतनी देर से। अचानक यह विषयांतर मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पूछा, क्या बात है? श्रावणी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। समय आ गया है जब हमें अपने संबंधों पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ तुम्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। राहुल ने थोड़ा ठहर कर काफ़ी गंभीर स्वर में बात आगे बढ़ाई। श्रावणी, तुम अब बेहद ज़रूरी हो गई हो मेरे लिए। मैं तुमको अपनी बना लेना चाहता हूँ, पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ। केवल मैत्री रखने और आज यहाँ तो कल वहाँ घूम फिर लेने से मेरा जी नहीं भरता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम हो कि अगले महीने दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हो। राहुल की बात सुन सिर झुका लिया मैंने। क्या जवाब दूँ उसे? इस समय मेरे जीवन में अधिक महत्व किसका था? राहुल का या मेरे कैरियर का या मेरे भविष्य का? मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों ही काम्य थे मेरे लिए। मेरी आंखों से दो बूंद आंसू ढुलक कर मेरे मन की व्यथा कह गए। प्लीज़ श्रावणी, मेरी तरफ देखो। राहुल ने अपने हाथों से मेरा चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश की। हम अपना घर बसा सकते हैं, सुंदर, साफ सुथरा, जहाँ केवल हम तुम हो, कोई और नहीं। श्रावणी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कहीं दूर जाओ। राहुल, मैं भी तुमको छोड़कर नहीं जा पा रही हूँ। शायद। विह्वल होकर जाने में कैसे यह कह बैठी। तो फिर ज़्यादा सोच विचार की गुंजाइश कहाँ है? तुम अपने माता पिता को बता दो कि सेक्रेटेरियल कोर्स करने तुम दिल्ली नहीं जाओगी और इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती रहोगी। जल्द ही तुम्हारी नौकरी पक्की भी हो जाएगी। राहुल की पूरी बात सुनकर मैं जैसे होश में आई। यह सच है कि मैं राहुल से प्रेम करती हूँ, परंतु इस मामले में इतने सहज भाव से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। माता पिता की एकदम उपेक्षा नहीं की जा सकती। कितना कुछ किया है उन लोगों ने मेरे लिए, मेरे भविष्य के बारे में जाने क्या क्या सोच रखा है। आज मैं उनके सारे सपनों को चूर चूर कर, उनको छोड़कर राहुल को अपना मान लूँ, यह क्या ठीक होगा? मैं अपने करियर में आगे कैसे बढ़ पाऊंगी तब? राहुल, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे? वे तो दिन गिन रहे हैं कि मैं कब दिल्ली में जाकर अपना कोर्स प्रारंभ करूंगी। मेरे बचपन से ही उन्होंने जाने क्या क्या सोच रखा है मेरे भविष्य के बारे में। मैं उनका सपना हूँ राहुल। श्रावणी, मैं सब समझता हूँ, परंतु हमारे भविष्य का क्या होगा? हमारे प्रेम का, इतने दिनों के हमारे प्रगाढ़ संबंधों का क्या होगा? ये दिन हमारी बाकी जिंदगी के लिए हर हालत में यादगार साबित होंगे। यह कहते कहते एक मड़ोड़ का अनुभव हुआ मुझे। राहुल से नज़र चुराने के लिए मैंने अपना चेहरा
दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो उसके लिए कष्टप्रद था वह मेरे लिए भी उतना ही कष्टप्रद था, किंतु जानबूझकर मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं पहुंचाना चाहती थी। अचानक मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा, राहुल, हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारे संबंध ऐसे ही बने रहे। मैं दिल्ली जाती हूँ, परंतु गर्मी की छुट्टियों तथा दूसरी छुट्टियों में मैं यहाँ आती जाती रहूँगी और हम इसी तरह मिलते जुलते रहेंगे। तब ऐसा भी हो सकता है कि हम साथ साथ। श्रावणी, मैं भी एक इंसान हूँ। तुम यह भूल रही हो कि मेरी भी कुछ आकांक्षाएं हो सकती हैं और मैं उनको पूरी करना चाहता हूँ। राहुल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं बरसों तक तो इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हारा। छुट्टी के कुछ दिनों में तुम मिल जाओगी और बाकी पूरे साल मुझे अकेले अकेले रहना होगा। नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने भी पिछले कुछ महीनों में जाने कितने सपने देखे हैं तुमको लेकर। एक छोटा सा परंतु सजा सवरा फ्लैट हो हमारा, जिसमें हम तुम हो और हमारे प्यार की निशानियां हो, हमारी संतान। कितने सुखी होंगे हम अपने छोटे से संसार में। नहीं श्रावणी, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम अपने माता पिता को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ बतला दो। मेरी खातिर उनको कन्विंस करने का प्रयास करो। मैं दुविधा में पड़ गई। फिर भी मैंने कहा, ठीक है राहुल, मैं कोशिश कर देखती हूँ। वैसे मैं जानती थी कि राहुल की धारणा गलत है और मेरे माता पिता मेरे कैरियर की कुर्बानी देकर उससे मेरे विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। उस रात बिस्तर पर लेटकर भी नींद नहीं आई। सारी रात करवट बदलती रही। मैं किसकी प्रसन्नता का ध्यान रखूं, राहुल की या अपने माता पिता की। एक साथ सबको खुश रखना संभव नहीं। मुझे कोई एक पक्ष चुन लेना होगा। अगले दिन शाम को मैं ऑफिस से सीधे घर लौटी। माँ रात का खाना बना रही थी। मैं रसोई घर में माँ की मदद करने पहुंची, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। राहुल ने फिर से याद दिलाई। उसने मुझसे वादा करा लिया कि शाम के 7 बजे आकर वह मुझे क्लब ले जाएगा, जहां आज पार्टी थी। शाबू, तुम क्या आज भी राहुल के साथ बाहर जा रही हो? माँ ने फ़ोन पर हमारी बातचीत सुनकर सवाल किया। क्लब में एक पार्टी है, इसलिए राहुल कह रहा था। आलू छीलते छीलते माँ रुक गई। एक पैनी दृष्टि मुझ पर डाली उन्होंने। सहम गई मैं माँ की उस नज़र से और अपनी बात पूरी न कर पाई। हॉस्टल में जाने में अब 1 महीना भी बाकी नहीं रहा। फिर भी अपने भविष्य के बारे में सोचना विचारना तो दूर, जब देखो तब राहुल के साथ घूमती फिरती रहती हो तुम। मैं काफ़ी दिनों से चुपचाप देख रही हूँ तुम दोनों के रंग ढंग। मुझे लक्षण कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। असल में माँ, मेरा मतलब है राहुल मुझसे प्यार करता है और मैं भी। श्रावणी, माँ डपट कर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम अभी से अपनी मन मर्जी से चलने लगो। 19वें साल में कदम रखा है तुमने। अभी मन लगाकर पढ़ने की उम्र है तुम्हारी। हम लोग भी फ़िलहाल तुम्हारी शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये बातें सोचने विचारने के लिए तमाम उम्र पड़ी हैं। अब वह ज़माना नहीं रहा बेटी, जब सिर्फ पति की आय से घर गृहस्थी आराम से चल जाए। हम चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। ऐसी बनो कि गर्व से सिर उठाकर चल सको संसार में। एक बात और याद रखना, राहुल उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। तुम जैसी लड़की उसके साथ घूमे फिरे यह अच्छा नहीं लगता। अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई तुम में कि अपना भला बुरा सोच सको तुम। माँ, मुझे बहुत थकावट लग रही है, ज़रा देर लेट लूँ फिर आती हूँ। दरअसल मैं माँ के पास से खिसकने का बहाना ढूंढ रही थी। माँ कम नहीं थी। रास्ता रोककर वहीं खड़ी हो गई और वह बोली, क्यों, अभी तक तुम राहुल से पार्टी में जाने का वादा कर रही थी। तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम बहुत थकी हुई हो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जब वादा कर चुकी हो तो आज जाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम लोगों के बीच सिर्फ दोस्ती ही रहनी चाहिए। कोई बचपना कर बैठी तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बस मुझे और कुछ नहीं कहना। राहुल के साथ क्लब से लौटते समय फिर वही चर्चा छिड़ी। राहुल ने पूछा, तुमने घर पर बात की थी इस विषय में? राहुल, मैंने कई बार कोशिश की परंतु बात हो ही नहीं पाई। आज शाम को ऑफिस से लौटकर मैंने माँ से बात करने का प्रयत्न किया था, लेकिन कोई उम्मीद नहीं दिखती मुझे। श्रावणी, तुम शायद इसकी गंभीरता को समझ नहीं पा रही हो। तुम समझते क्यों नहीं राहुल कि अपने भविष्य के बारे में उतना नहीं सोचती, परंतु मेरे माता पिता बहुत कुछ सोच बैठे हैं। दिल्ली मुझे जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। समझ लो कि मैं हार गई। मेरा गला भर आया। राहुल ने सड़क के किनारे अचानक गाड़ी रोक दी, फिर कहा, प्लीज़ श्रावणी, तुम इस तरह अपसेट होगी तो कैसे काम चलेगा? मुझे अपनी बाहों में जकड़कर खुसफुसाकर कहा उसने। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी लिपट गई राहुल से, इतना ही कह पाई। मैं किस तरह अपने दिन काट रही हूँ यह मैं समझा नहीं सकती तुमको। दिन प्रतिदिन मैं स्वयं अपनी नज़र में गिरती जा रही हूँ। फिर भी उम्मीद मत छोड़ो श्रावणी। वादा करो कि तुम अपने माता पिता को समझाने की पूरी कोशिश करोगी। राहुल, मुझे कुछ दिन का समय और दो प्लीज़। ठीक है, पर यह याद रखो कि अब समय बहुत कम बचा है तुम्हारे पास। तुम्हारे दिल्ली जाने में अब 3 सप्ताह ही शेष हैं। इस बीच कोई निपटारा ना हो पाया तो पछताना पड़ेगा हम दोनों को। श्रावणी, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं 1 सप्ताह का समय और देता हूँ। इतने दिनों में जो कुछ कर सको जरूर करो। उस रात मैं घर लौटी तो गहरा संघर्ष था मेरे अंतर्मन में। मैं अपने कैरियर और राहुल के बारे में ही सोचती रही सारा वक्त। कौन सा रास्ता चुनना ठीक होगा मेरे लिए? राहुल का प्रेम स्वीकार कर लूं या अपने जीवन में उन्नति करने का मार्ग अपनाऊं? अगले दिन मैं जब ऑफिस से लौटी तो देखा माँ फ़ोन पर नानी से बातें कर रही थी। मुझे देखकर बात समाप्त कर फ़ोन रख दिया उन्होंने। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, दिन भर हो गया, वक्त ही नहीं मिला जरा भी। शाबू, एक काम करोगी बेटी? मैं कुछ शॉपिंग कर लाई हूँ तुम्हारी नानी के लिए। यह सामान तुम उनके पास पहुँचा दो। वह कह रही थी कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, इसीलिए मिलना चाहती हैं तुमसे। सचमुच मैं काफ़ी दिन से नानी के पास नहीं जा पाई थी। उनका घर हमारे घर से लगभग 4 मील दूर था। नगर से बाहर एक बड़ा फार्म हाउस था उनका। नाना गुजर चुके थे, अब अकेली नानी ही रहा करती थी वहाँ। माँ की बात सहर्ष मान ली मैंने। ठीक है माँ, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। मैं भी बहुत दिन से नहीं मिली हूँ नानी से। लाओ सामान दो, अभी पहुँचाकर आती हूँ। इतने दिन बाद नानी से मिली तो उनका प्यार उमड़ पड़ा। रोक लिया उन्होंने काफ़ी देर। मैंने कहा, नानी अब मुझे जाने दीजिए, फिर किसी और दिन आऊँगी और ज़्यादा समय रुकूंगी आपके पास। माँ ने शाम के 7 बजे तक लौट आने को कहा था। तेरी माँ ने कहा था ना, जानती है मैं कौन हूँ? मैं तेरी माँ की माँ हूँ, समझी? थोड़ी देर बैठ, अब कोई बच्ची तो है नहीं कि जरा देर हो गई तो अकेली लौटकर घर जाने में कोई दिक्कत होगी। बैठ जा चुपचाप। नानी से जीतना मुश्किल था मेरे लिए। 55 साल से ज़्यादा उम्र थी उनकी, पर अभी तक एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ था। काठी मजबूत थी और देह में कसाव था अभी तक। ऐसा ना होता तो इस विशाल भवन में रहकर फार्म में काम करने वाले लोगों पर नियंत्रण कैसे रखती वह अकेले अकेले। उनके लड़के यानी मेरे मामा तो सब विदेशों में जा बसे थे। कुर्सी पर बैठकर ना जाने कब मैं अनमयस्क होकर सोच विचार में डूब गई। अचानक नानी ने टोका, क्या बात है, तुम एकाएक चुप क्यों हो गई? नहीं नानी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा। नानी की नज़र से कुछ भी छिपना कठिन था, बहला फुसलाकर, थोड़ा दबाव डालकर भी।
धीरे धीरे सब उगलवा लिया उन्होंने। मन ही मन मैं भी शायद ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में थी जिससे अपने मन की बात कह सकूं। इसलिए नानी से सब कुछ कहकर मन का बोझ हल्का कर लेने की कोशिश की मैंने। सब कुछ बताकर मैंने नानी से पूछा, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? राहुल का मन रखूं या कुल की लाज? विवाह की बात सोचती हूँ तो माँ और पिताजी को कष्ट होगा। वे कभी हंसी खुशी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मैं यह भी नहीं चाहती कि राहुल के मन को ठेस लगे। फिर मैं फपक फपक कर रो उठी। नानी मेरे पास आकर बैठ गई और दुलार से मेरा सिर सहलाने लगी। प्लीज़ नानी, आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? मेरे सिर पर हौले हौले हाथ फेरती हुई नानी शांत स्वर में बोली, परीक्षा की ऐसी घड़ी जीवन में कभी कभी आती है बेटी। तब हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि हम समय की कसौटी पर खरे सिद्ध हों। यह तो मैं जानती हूँ, पर अब मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? मैंने अधीर होकर पूछा। नानी हंस पड़ी, बोली, मैं रास्ता नहीं बताऊंगी, तुम अपना रास्ता स्वयं चुनो। मेरी एक बात याद रखना, अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला करते समय भावुकता से काम मत लेना। भावावेश में लिए गए फैसले प्रायः गलत हुआ करते हैं। नानी, आपकी सलाह बिल्कुल ठीक है, पर जीवन के इस दोराहे पर मैं बहुत उलझ गई हूँ। इसीलिए कि तुम दोनों पक्षों को खुश रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहती हो। यह संभव नहीं है बेटी। दो नावों की सवारी एक साथ नहीं की जा सकती। बेहतर यह होगा कि तुम उन दोनों पक्षों की बात मन से निकाल दो। जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा करो। दूसरों की खुशी नाखुशी की परवाह मत करो। जिस रास्ते पर चलकर तुम खुश रह सकती हो उसे अपना लो। मैं भाविभोर होकर नानी की ओर एकटक देखती रही। बोली, किंतु परंतु कुछ नहीं। अपनी खुशी को छोड़कर दूसरों को खुश रखना चाहोगी तो एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा बेटी। मैं नानी की बातें अच्छी तरह समझ रही थी, फिर भी कह पड़ी, राहुल की बात मानूं तो माँ और पिताजी को कैसा लगेगा, और दिल्ली जाऊं तो राहुल के मन को ठेस नहीं लगेगी। यही तो मैंने बताया है कि उनके बारे में मत सोचो, अपनी बात सोचो और अपनी प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए फैसला करो। मैं कुछ देर चुप रहकर सोचती रही। नानी ठीक कह रही थी। इतने दिनों तक मैं अपने माता पिता की या राहुल की बात सोचते हुए अपने भविष्य के बारे में फैसला करना चाह रही थी। यही मेरी गलती थी। मैंने एक दफ़ा भी यह नहीं सोचा था कि मैं स्वयं क्या चाहती हूँ। ओह नानी, यू आर ग्रेटेस्ट। किसी और की तुलना आपसे नहीं की जा सकती। मैं खुशी के मारे कुर्सी से उछल पड़ी और नानी से लिपट गई। घर लौटकर मैंने खाना खाया और बिस्तर पर जा लेटी। तब तक मन काफ़ी हल्का हो गया था। मैं समझ गई कि शाम को माँ ने नानी के पास क्यों भेजा था मुझे। निश्चित रूप से मेरे बारे में सारी बातें माँ ने नानी को बता दी होंगी। फिर सामान पहुँचाने के बहाने मुझे भेज दिया ताकि नानी से बातें करके मैं मन का बोझ हल्का कर लूँ। माँ समझ गई थी कि मैं संकोचवश उनसे खुलकर बातें नहीं कर पा रही हूँ। अब खुले मन से मुझे अपनी समस्या पर विचार करना था। यदि मैं राहुल से विवाह कर लूँ तो मेरा भविष्य क्या होगा? प्रेम के उत्ताप से हमारी जीवन बगिया लहलहा उठेगी। नए फूल खिलेंगे संतान के रूप में। 2 से 3 होते हमें देर नहीं लगेगी। एक नए मेहमान को अपनी खुशी में शरीक कर हम जीवन के नए सपने संजोने में लग जाएंगे। और यदि मैं राहुल को भुलाकर अपने जीवन की तरफ देखूं, तो मैं फिर से कॉलेज में पढ़ने लगूंगी। जाने कितने लड़के लड़कियों से मुलाकात होगी। जीवन में बहुत कुछ नया देख सुन सकूंगी। कैरियर की ज़बरदस्त होड़ में संघर्ष तो करना होगा, पर नए नए अनुभव भी होंगे। यदि मैंने
सेक्रेटेरियल कोर्स ना किया तो जीवन भर पछतावा रह जाएगा। राहुल का प्रेम भी पछतावे की इस कष्ट में मरहम साबित नहीं होगा। यह अनुभूति हमेशा बनी रहेगी कि मैंने एक अवसर हाथ से निकल जाने दिया। एक व्यक्ति के आकर्षण में पड़कर मैंने बहुत से लोगों को देखने समझने का मौका खो दिया। क्या तब ऐसा नहीं लगेगा कि राहुल के प्रेम की खातिर मैंने बहुत कुछ खोया है? क्या तब अपनी ही नज़र में मेरा महत्व कम नहीं हो जाएगा? नहीं, अपने माता पिता की खुशी की खातिर नहीं, अपनी खुशी के लिए मैं कॉलेज में दाखिला लूँगी, आगे पढ़ूँगी और अपना कैरियर संवारूँगी। मैं जानती हूँ कि हमारा बिछोह राहुल के लिए जितना कष्टकर होगा उतना ही मेरे लिए भी होगा। फिर भी यह संतोष मुझे रहेगा कि मैंने अपने हित में सर्वथा स्वतंत्र निर्णय लिया है। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त राहुल मिल गया। वह पास के ही एक चाइनीज़ रेस्तरां में ले गया मुझे। संकोचवश मैं इनकार नहीं कर पाई। मैं जानती थी कि आज उसे अपने निर्णय की बात बतानी होगी। इसके लिए वह बहुत उत्सुक दिख रहा था। एक अदृश्य छाया ने घेर लिया मुझे। नहीं, कुछ भी हो, सच बात अब बतानी ही पड़ेगी। जब मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने नज़र झुका ली, फिर कहा, राहुल, मैंने दिल्ली जाकर पढ़ाई जारी रखने के बारे में काफ़ी सोच विचार किया है, इसीलिए आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे परेशान होते देख राहुल हंस पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहने वाली हूँ। बोला, ठीक है, बताओ क्या निर्णय लिया तुमने? आई एम सॉरी राहुल, मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया है कि अपने कैरियर की परवाह ना करते हुए अभी विवाह कर लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं दिल्ली जाऊंगी। राहुल जैसे आसमान से गिरा। अविश्वास भरे स्वर में उसने कहा, नहीं श्रावणी, तुम ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। तुम अपने माता पिता के हाथों की कठपुतली नहीं हो कि वे जैसा तुम्हें नचाएं वैसा ही तुम नाचो। उसने मेरे हाथ में अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन मैंने हाथ हटा दिए। अपने फैसले पर अडिग रही मैं। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, राहुल, मेरे माता पिता को दोषी मत ठहराओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। निसंदेह मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हें अपना बना लेने का सपना मैंने देखा है। पर यह भी सच है कि अपना कैरियर बनाने की, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की अभिलाषा भी रही है मेरे मन में, और उसे मैं कुचल नहीं सकती। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती राहुल। लेकिन तुम मुझसे प्रेम करती हो श्रावणी, राहुल ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा। जब हम दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को अपना बनाने चाहते हैं, तब तुम ऐसे अविवेकपूर्ण और कठोर फैसला कैसे ले सकती हो? क्या यह ठीक होगा? क्या तुम्हारा कैरियर हमारे प्रेम के पावन संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है? प्लीज़ राहुल, ऐसे तर्क जाल में मुझे ना उलझाओ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हम दोनों 1 घंटे से भी अधिक देर तक रेस्तरां में रहे। थोड़ा बहुत नाश्ता करते हुए हमने एक दूसरे को समझाने का निष्फल प्रयास किया, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। कोई समाधान ना निकला। इस बीच राहुल ने एक बार यह भी कह दिया कि मैं अपने माता पिता के दबाव में उसे छोड़ रही हूँ। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि मैं किसी से प्रभावित हुए बगैर स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ। आखिरी कोशिश करते हुए राहुल ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, श्रावणी, इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी जुदाई नहीं सह पाऊँगा। कॉलेज में भर्ती होने पर तुमको तो नए साथी संगी मिल जाएंगे, पर यह सोचा कि यहाँ मेरा क्या हाल होगा? बीच बीच में हम मिलते रहेंगे राहुल, छुट्टियों में ही सही। तुम भी तो आ सकते हो एक आध बार वहाँ। जोर से सिर हिलाते हुए राहुल ने प्रतिवाद किया, नहीं श्रावणी, नहीं। मैं तुम्हें पूरी तरह पाना चाहता हूँ, सदा के लिए अपना बना कर रखना चाहता हूँ। मैं गूंगी की तरह चुप बैठी रह गई, एकदम निश्चल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमेशा के लिए खोना पड़ेगा राहुल को, और उसके प्रेम की उष्मा भरी स्मृतियाँ ही शेष रह जाएंगी जीवन में। कुछ भी हो, जो निर्णय मैं ले चुकी थी उससे पीछे हटने का अब प्रश्न ही नहीं उठता। राहुल को छोड़कर उस दिन
घर लौटते समय मैं बहुत रोई। राहुल भी एकदम हताश सा दिखा, जैसा टूट गया हो अंदर से। अगले 2 हफ्ते मेरे लिए बहुत कष्ट साध्य साबित हुए। रात को राहुल राहुल कहकर रोने लगती मैं। ऑफिस में राहुल अब मेरे सामने ना पड़ता। पहले साइड से लौटकर वह मुझसे मिले बिना नहीं रहता था, पर अब मेरे सामने पड़ जाता तो भी मुंह फेर लेता था दूसरी तरफ। मैं उसे इतनी सरलता से नहीं भुला पाई। अब और शिद्दत से याद आने लगी उसकी। पास रहने की तुलना में दूर हो जाने पर प्रेम का आकर्षण शायद बढ़ जाता है। एक बार तो ऐसी स्थिति भी आई कि मेरी इच्छा यह कह देने की हुई कि मैं नहीं जाती कॉलेज। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। प्रेम ही मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पर जब जब मैंने यह कहना चाहा, तब तब कोई ना कोई बाधा आ गई। आखिरकार यह बात मैं नहीं कह सकी। मैं जिस दिन नौकरी छोड़ रही थी, उस दिन देखा कि हमारे ऑफिस के पार्किंग जोन में राहुल अपनी गाड़ी के बाजू में खड़ा है। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह गाड़ी में जा बैठा और मैं उसके पास तक पहुंच पाती इसके पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर सड़क से निकल गया। पहले साल क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नया माहौल मुझे रास नहीं आ रहा था। हर वक्त माता पिता की याद आती रहती। कभी घर याद आता तो कभी राहुल का विषादग्रस्त चेहरा। बहुत अकेलापन महसूस होता। हॉस्टल में आने के बाद मैं जान पाई कि अब तक मैंने अपने जीवन को अपने जाने पहचाने नगर के छोटे से दायरे में कैद कर रखा था। पिंजड़े में बंद पंछी की तरह मुझे यह पता नहीं था कि उस दायरे के बाहर एक अलग दुनिया है। खुला नीला आकाश है जिसकी सीमाएं क्षितिज के पार तक फैली हुई हैं। स्वच्छंदता के इस जीवन का आस्वाद कभी मिला ही नहीं था मुझे। तब लगा कि सेक्रेटेरियल कोर्स करने के लिए दिल्ली आने का मेरा निर्णय सर्वथा विवेकपूर्ण था। बड़े दिन की छुट्टियों में मैं घर आई। लगभग 6 महीने हो चुके थे मुझे घर से गए। बीच बीच में माँ और पिताजी कई बार लिख चुके थे घर आने को, लेकिन मैं ही टाल गई थी। डरती थी कि कहीं घर लौटकर राहुल को देखकर कमज़ोर ना हो जाऊं। घर लौटकर जानकारी मिली कि राहुल पुरानी कंपनी की नौकरी छोड़कर शहर के आसपास किसी नई संस्था में नौकरी करने लगा है। लगभग 1 साल बाद खबर मिली कि राहुल ने शादी कर ली है। यह खबर पाकर पहले मैं धीरज खो बैठी। उस रात बहुत रोई। ऐसा लगा कि मेरे हृदय का कोई टुकड़ा कटकर अलग गिर पड़ा है। अब इस जीवन में राहुल कभी मेरा नहीं बन सकेगा। नानी की बातें याद आई। उस दिन उनके पास ना जाती तो शायद जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर बैठती। राहुल जो कुछ चाह रहा था वह उसे मिल गया था। मैं भले ही नहीं थी वहाँ, पर किसी और ने भर दी थी वह जगह। लेकिन अब शिकवा शिकायत से भी क्या लाभ था। शायद जिस लड़की से उसने शादी की थी, इतने दिनों में उसे अपनी बनाने में सफल हो गया था वह। कैसा विचित्र होता है पुरुष का मन। यही राहुल एक दिन कहता था कि मेरे बिना वह जीवित कैसे रहेगा, और अब उसी ने इतने जल्द एक नया जीवन साथी चुन लिया था। न केवल चुन लिया था, बल्कि हंसी खुशी घर भी बसा लिया था उसके साथ। प्रेम क्या एक समय सापेक्ष कमजोरी भर है? मैं उसकी याद करके दुखी होती रही हूँ। कॉलेज में आकर भी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत पाने पर मेरा मन उदास हो जाया करता था उसके लिए। यह एक ज़बरदस्त गलती थी, मेरे मन की दुर्बलता थी। वस्तुतः प्रेम का असली रूप समय की कसौटी पर परख के बाद ही सामने आता है। जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्यार है, बाकी सब तो छलावा भर है। कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपना जीवन साथी ढूंढना होगा। इतनी बड़ी दुनिया में अकेले अकेले कोई भी जीवन का सफ़र आसानी से तय नहीं कर सकता। फिर भी एक पुराने प्रेम की स्मृतियाँ मेरे मन में कभी कुम्हलाएंगी नहीं। एक व्यक्ति को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। हाँ, राहुल ही वह व्यक्ति, मेरा राहुल, जिससे जीवन में पहली बार प्यार किया था मैंने। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।